हेलो एवरीवन, आज हम फास्ट वे इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की करेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का रिएक्शन कैसे लिखते हैं। हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल का रिएक्शन सही होगा तो डेफिनेटली आप मानिए कि जो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होते हैं उससे जो न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं वो बिल्कुल सही आएंगे हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने बेसिकली दो तरह के सेल्स के बारे में पढ़ना है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरा वोल्टेइक सेल और गैल्वेनिक सेल के बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल है, इसके बारे में हम लिखेंगे। इसमें 2 मेटल रॉड्स आर डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। मेटल रॉड्स कहने का मतलब है कि वो रॉड होनी चाहिए जिसके थ्रू कंडक्शन पॉसिबल हो। आप ग्लास रॉड इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो नॉन कंडक्टर है। आप वुड रॉड भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वुडन भी। जब भी किसी को करंट लगता है तो आप लकड़ी का इस्तेमाल करते हो। तो हमें यहाँ पे वो रॉड चाहिए जिसके थ्रू चार्ज फ्लो कर सके। चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो सके। तो हमने 2 मेटल रॉड है जो डिप करी हैं किसमें, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कहने का मतलब हमने पहले ही पढ़ा था, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस वो होते हैं विच चेंजेस इनटू दी आयंस, जो आयंस में चेंज कर जाए। जैसे हमने NaCl लिया तो NaCl Na+ और Cl- में चेंज कर गया, क्योंकि इनसाइड द सॉल्यूशन जो होता है वो चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो आयंस होते हैं। इन आउटर सर्किट जो चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमने इन 2 मेटल रॉड को इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप करा। सॉल्यूशन कहने का मतलब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के साथ वाटर ऐड करा है, सॉल्यूशन है। आप 2 तरह से सॉल्यूशन इस्तेमाल, 2 तरह से यहाँ पे आयंस को लेकर आ सकते हो। या तो आप सॉल्यूशन की फॉर्म में इलेक्ट्रोलिटिक, या फिर मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट। मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट में भी Na+ और Cl- होंगे, पर उस केस में वाटर प्रेजेंट नहीं होगा। अब ये पता हमें ज़रूरी होना चाहिए क्योंकि वाटर का भी इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वाटर की भी इंपॉर्टेंस है। तो मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट है मीन्स वाटर नहीं है। और अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिखा हुआ है, NaCl सॉल्यूशन है, तो हम ऑब्वियस मान लेते हैं कि इसमें सॉल्वेंट जो है वो वाटर है। ठीक है, अब ये जो 2 मेटल रॉड हैं दे आर एक्सटर्नली कनेक्टेड टू दी बैटरी, जिसमें ये रॉड है ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये रॉड किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से। तो जो रॉड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है उसी पे प्लस चार्ज होता है और वो एनोड का काम करती है, और जो रॉड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वही किसका काम करेगी, कैथोड का काम करेगी। और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन है और कैथोड पे क्या है, रिडक्शन है। पर ये याद रखो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर यही सेल गैल्वेनिक होता तो एनोड एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। पर दोनों में कॉमन पॉइंट ये है कि एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। अब मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ, जो कि पॉइंट्स आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पता होने चाहिए। पॉइंट को एक एक करके पढ़ते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल पहला पॉइंट याद रखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अगर आप खुद सोचिए, आपने वाटर में NaCl ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया, जो कि आप जनरली करते ही हैं कि घर में आप नमक ऐड कर दिया पानी में, तो क्या वहाँ पे सेल रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। वहाँ पे क्या क्लोरीन गैस या हाइड्रोजन गैस आपको निकलते हुए दिखाई देती है, नहीं देती है। यानी कि ये रिएक्शन खुद से नहीं होते हैं, इसमें बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, तभी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इससे हमें ये भी पता चल गया कि दीज रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब ये अपने आप नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स मतलब एट एनोड ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे रिडक्शन होगी, मतलब एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ होगा, अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे हुआ, एनोड पे, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे होगा, कैथोड पे होगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एनोड से कैथोड की तरफ होगा। एट एनोड ऑक्सीडेशन है, कैथोड पे रिडक्शन है, मतलब एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तभी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, एनोड से कैथोड। चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है या वो गैल्वेनिक सेल है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एनोड से कैथोड ही होगी। तो बट ऑब्वियस है, करंट की डायरेक्शन उससे ऑपोजिट हो जाएगी, मतलब कैथोड टू एनोड। और अगर आप टर्मिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो दैट इज नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो ये मेन पॉइंट है जो आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में लिखने होते हैं। ठीक है, ये चीज या फिर ये आपको पता होनी चाहिए। ये
अगला टॉपिक है सेल रिएक्शन इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सेल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमें रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑलरेडी गिवन होते नहीं है। हमें ये नहीं पता होता कि ई नॉट की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, किसका रिड्यूस करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। तो हमें यहाँ से खुद से हमें ये पहले से याद रखना पड़ता है कि किसने कैथोड पे रिडक्शन करनी है और किसने एनोड पे ऑक्सीडेशन करनी है। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब आप सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कैथोड के बारे में। आती है कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे कि जनरली देखिए, अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में सोडियम आयन के कंपाउंड है या पोटेशियम के कंपाउंड है, यानी कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या हो चुकी होती है, अचीव हो चुकी होती है। तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी काफ़ी कम है। इतनी कम है कि अगर Na+ आयन भी है और वाटर भी है, तो Na+ और वाटर में से वाटर की रिडक्शन होगी, पर Na+ या K+ आयन इनकी रिडक्शन नहीं होगी। अब मान लीजिए कि हमारे पास दिया हुआ है कि एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन किसका है, जैसे अभी हमने लिखा था, उस एक्वस सॉल्यूशन में NaCl का है, तो मतलब Na+ आयन आ गया, ठीक है। ये चीज़ इसी तरह से K+ आयन भी हो सकता है, सो ऑन, इस तरह से आयन्स हो गए, ठीक। अब Na+ और K+ अगर आयन्स प्रेजेंट होते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी काफ़ी कम है। अब अगर सॉल्यूशन एक्वस है, मतलब वाटर भी प्रेजेंट हो गया, तो अगर वाटर है तो इनकी प्रेजेंस में Na+ इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, कौन गेन करेगा, वाटर गेन करेगा। अब वाटर अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वाटर में H की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है और O की कितनी होती है, -2 है। तो इलेक्ट्रॉन गेन अगर कोई कर सकता है इसमें, तो वो डेफिनेटली कौन करेगा, H+। और H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें देखिए, इसमें 2 H है, तो दोनों H +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हुए, और यहाँ पे दोनों H किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ गए, 0 पे आ गए। तो एक H +1 से 0 में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का गेन करा, 1 का। तो यहाँ पे 2 H है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। आपको बात समझ आ गई कि जब H2O H2 गैस में कन्वर्ट होता है तो 1 मोल H2 में 2 H एटम आते हैं 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसका मतलब अगर 2 H 0 पे आए, तो इसका मतलब वाटर में 1 H को +1 से 0 में कन्वर्ट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 2 H अगर 0 पे आए हैं तो इसको गेन भी कितने करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे। अब चार्ज बैलेंस करना है, इधर -2 चार्ज है, तो इधर 2OH- हो गया। आखिरी में आप किसको बैलेंस कर दो, H को। टोटल H एटम 4 हो गए राइट साइड पे, तो इसका बैलेंस कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा। अब इस चीज को हम हटा देते हैं, +1 और -2 को। अब आपको बात समझ आ गई। अगर सॉल्यूशन के अंदर जिंक आयन प्रेजेंट है, कॉपर आयन प्रेजेंट है, सिल्वर आयन प्रेजेंट है, ठीक है, ये चीज, या निकल 2+ आयन प्रेजेंट है, तो ये मेटल आयन अगर प्रेजेंट है, ये ध्यान से देखो ये चीज, अगर दीज मेटल आयन्स आर प्रेजेंट, देन ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वाटर नहीं करता। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी वाटर से क्या है, ज्यादा है। देखिए यहाँ पे जैसे जिंक आयन, कॉपर आयन, सिल्वर आयन, निकल आयन, इन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट मान लीजिए N+ है, तो ये N मोल इलेक्ट्रॉन में गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसमें मैंने Fe नहीं लिखा, Fe इसलिए नहीं लिखा क्योंकि Fe कई बार 3+ से इलेक्ट्रॉन गेन करके आप किस में कन्वर्ट कर देते हो, Fe 2+ में कन्वर्ट कर देते हो। पर अगर ऐसा उसने कुछ नहीं लिखा तो उसको Fe को भी यहाँ पे शामिल कर सकते हो, क्योंकि Fe एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दूसरे में कन्वर्ट कर जाता है। ऐसा कॉपर के साथ भी हो सकता है कि वो 2+ से 1+। पर अगर कुछ ना लिखा हो, मान लो कि अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट N+ है, तो वो N मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर सॉल्यूशन में एसिड है, यानी कि सॉल्यूशन में लेट्स सपोज कि H+ आयन भी हैं, तो H+ आयन भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। अब H+ जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है। तो इस केस में रिएक्शन ये नहीं होगा जैसे यहाँ पे है, तो इस केस में रिएक्शन हो जाएगा 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके किस में चला गया, हाइड्रोजन गैस में चला गया, ठीक है। ये H+ के लिए रिएक्शन हमने अलग से लिख लिया। तो ये कैथोड के पॉसिबल रिएक्शंस हैं, मोस्ट लाइकली यही क्वेश्चंस रहते हैं इनके ऊपर। अगर आपने मोल्टन NaCl लिया तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का गेन किसका होगा, Na+ का ही होगा। तो Na+ इलेक्ट्रॉन गेन करके Na सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एक्वस हम लेते हैं तो उस केस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका होगा, वाटर का होगा, और वाटर इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देयर इज अ रिलीज ऑफ OH- ऑल्सो, सॉल्यूशन की pH भी बढ़ जाएगी, ये भी बात ध्यान रखना।
वहीं पर अगर जिंक आयन, कॉपर आयन, सिल्वर आयन, निकल आयन है तो इन आयन की रिडक्शन होगी, वाटर की रिडक्शन नहीं होगी। तो ये मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको ये समझ आ गई कैथोड के रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे, अब हमने सेल रिएक्शन की बात करनी है किसके ऊपर, एनोड पे। और एनोड पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीडेशन मींस दैट कि वहां पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि किसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जनरली देखिए, अगर सोल्यूशन में सल्फेट के कंपाउंड है, सल्फेट आपने के सॉल्ट डाला है या नाइट्रेट के डाले हैं, ये डाले हैं, तो ये आयन ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव आयन हमारे दिमाग में आता है ना कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन करेगा। पर यहाँ पे सल्फर पहले से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6, और नाइट्रोजन किस में है, +5। सल्फर के वैलेंस शेल में ही 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 6 का लॉस कर चुका है। सल्फर ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसको आप फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करवा सकते। नाइट्रेट आयन, नाइट्रोजन ऑलरेडी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब, फिर से देखिए, तो इसका मतलब इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। और अगर एक्वस सॉल्यूशन है, अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर भी प्रेजेंट होगा, और अगर वाटर प्रेजेंट है तो बट ऑब्वियस है कि ऑक्सीडेशन किसकी हो जाएगी, वाटर की हो जाएगी। अब वाटर की अगर ऑक्सीडेशन होती है तो अब सोचो यहाँ पे H की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, O की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसकी होगी, O की होगी। O ऑक्सीडाइज करके किस में जाएगा, O2 गैस में, इट चेंजेस इनटू दी O2 गैस। देखिए यहाँ पे एक O -2 से 0 पे आया, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहे हैं, 2 ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहे हैं। तो एक O -2 से 0 पे आएगा तो कितने का लॉस करा, 2 का। तो यहाँ पे 2 आएंगे तो कितने का लॉस हो जाएगा, 4 मोल इलेक्ट्रॉन का। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 4H+, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, H को बैलेंस करने के लिए ये हटा दीजिए। अब आपको बात समझ आ गई कि यहाँ पे 4 मोल इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया, ठीक है। और वाटर की ऑक्सीडेशन आपने तब सोचनी है जैसे ये सल्फेट के या नाइट्रेट के सॉल्ट अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर में ऐड करे हैं तो इसमें ऑलरेडी ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, तो ऑक्सीडेशन किसकी होगी, वाटर की ही होगी। वहीं पर दूसरा केस देखो आप, अगर हम वाटर के अंदर ये जिंक रॉड, कॉपर रॉड ऐसे डिप कर देते हैं, या फिर हमने डिप कर दी निकल रॉड, सिल्वर रॉड, इनको अगर हम डिप करते हैं तो दीज मेटल एटम ऑक्सीडाइजेस, इनकी ऑक्सीडाइज करने की कैपेसिटी वाटर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये मेटल जो हैं, मेटल सॉलिड से मेटल N+ ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे विद द लॉस ऑफ N इलेक्ट्रॉन। जैसे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट किस में जाता है, 2+, निकल भी 2+, सिल्वर +1 और जिंक 2+ में आ जाएगा। बात समझ आ गई ये चीज। तो जिंक के लिए N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, कॉपर के लिए भी 2, निकल के लिए भी 2, पर Ag के लिए N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप सॉलिड स्टेट में लिखोगे और यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का उसने लॉस करा। आपको बात समझ आ गई। इसी तरह से आयरन के लिए भी लिख सकते हो, Fe2+ में भी जा सकता है, Fe से Fe3+ में भी जा सकता है। अगर सोल्यूशन में क्लोराइड आयंस हैं तो क्लोराइड आयन ऑल्सो अंडरगोज दी ऑक्सीडेशन। क्लोराइड आयन की भी ऑक्सीडाइज करने की कैपेसिटी वाटर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब क्लोराइड आयन अगर ऑक्सीडाइज करता है तो इसका रिएक्शन देखिए आप, क्लोराइड आयन रिएक्टेंट हो गया, क्लोराइड आयन चेंजेस इनटू दी Cl2 गैस में कन्वर्ट कर जाता है। तो अगर Cl2 गैस में कन्वर्ट करा तो आप ध्यान से देखिए, -1 से 0 पे गया, यहाँ पे 2 Cl हैं, दोनों Cl 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आए हैं, तो बट ऑब्वियस है साथ में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 का, क्योंकि Cl जो आ रहा है वो किससे आ रहा है, Cl- से, और एक Cl -1 से 0 पे आने पे 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो जब 2 Cl आएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। तो क्लोराइड आयन की ऑक्सीडाइज करने की कैपेसिटी वाटर से ज़्यादा हुई। तो इसका मतलब जब आप एक्वस NaCl का सोल्यूशन लोगे तो उस केस में सोचो कि क्लोराइड आयन क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा एनोड के ऊपर, और कैथोड में Na+ और वाटर में से वाटर की क्या होगी, रिडक्शन होगी, और Cl- की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। तो ये आपको हाफ सेल रिएक्शन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट में हम ओवरऑल सेल रिएक्शन अलॉन्ग विद दी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, दैट इज दी फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये फास्ट रिवीजन सेशन अच्छे लग रहे हैं देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड रेफर टू दी अदर पीपल ऑल्सो। ओके, बाय।